जय हिंद दोस्तों। आज यूपीपीसीएस मेंस का जीएस पेपर 3 था। आइए हम लोग पेपर की पूरी एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बहुत क्लियर बता दूं। ये पेपर जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 की तुलना में बहुत टफ था। प्लस इसके साथ साथ अगर आप पिछले 5 साल का पेपर भी देखोगे आयोग का, तो उसकी तुलना में ये पेपर वास्तव में कठिन था। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पेपर के नेचर की बात करूं तो जीएस पेपर 3 एज अ सब्जेक्ट अपने में बहुत डायनामिक नेचर का है। यहां पर करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो सब सब्जेक्ट आते हैं ना, जो छोटे छोटे विषय आते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गया, एनवायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया आपका, ठीक है, साइंस टेक हो गया, ये सारे सब्जेक्ट करंट अफेयर से कहीं ना कहीं पर लिंक्ड होते हैं। इसलिए इसके प्रश्नों का नेचर बहुत डायनामिक होता है। और आज के पेपर को अगर आप देखोगे तो आप ये बात बहुत क्लियरली समझ जाओगे कि प्रिपरेशन केवल प्रीवियस ईयर से नहीं, बल्कि प्रीवियस ईयर के साथ आपको एडिशनल फैक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे, एडिशनल चीजों को भी देखना पड़ेगा, प्लस कुछ बाउंसर क्वेश्चन। जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 में बाउंसर क्वेश्चन की संख्या बहुत कम थी, लेकिन यहां पर आपको कुछ बाउंसर क्वेश्चन दिखेंगे जो कि आपको एग्जाम टाइम में परेशान कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन से प्रश्न यहां पर पूछे गए। ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर था, जो कि एक बहुत कॉमन नेचर है, जनरली आयोग इस टॉपिक पर प्रश्न पूछती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो बहुत अच्छा प्रश्न था। प्रश्न हालांकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत भी जो प्रश्न पूछा गया था वो किस पर था, वो था सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर। ध्यान दीजिएगा, वो आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन जो एक टॉपिक होता है, जिसमें कि आपका डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दो चीजें होती हैं, उन एक्टिविटी के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था विद सुटेबल एग्जाम्पल। ध्यान देना, ये प्रश्न 125 शब्द का ही है, लेकिन प्रश्न का नेचर बहुत टफ है। ठीक है, 125 शब्द के अकॉर्डिंग ये प्रश्न अपने में कठिन है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। पहला प्रश्न यहाँ पर बहुत अच्छा दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न गवर्नमेंट की स्कीम पर प्रश्न है। कह रहा है कि जो जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, उनको ऋण प्रदान करने के लिए, ठीक है, उनको क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों को आप लोगों का संक्षिप्त विवरण देना है। तो ये तो एक ठीक ठाक क्वेश्चन, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत इजीली आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, लैंड रिफॉर्म। ठीक है, भूमि सुधार भी आपका एक टॉपिक यहां पर आता है, उससे भी हर साल एक प्रश्न आता है, लेकिन इस बार जो प्रश्न पूछा गया उसने भूदान आंदोलन को यहां पर लिंक किया है। प्रश्न क्या है कि वाज द भूदान मूवमेंट, क्या जो भूदान आंदोलन था वो भारत में लैंड रिफॉर्म का एक पार्ट था? इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। ठीक है, इसके प्रमुख प्रभावों की यहां पर आपको विवेचना करनी है। डिस्कस इट्स मेजर इफेक्ट, ये प्रश्न यहां पर बहुत अच्छा आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर आप ध्यान दोगे तो जीएस पेपर 2 में आपसे एक प्रश्न पूछा गया था नई आर्थिक नीति पर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर प्रश्न पूछा गया था, जहां पर आपसे श्रमिकों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा था यह प्रश्न था। यहां पर जो प्रश्न है वो भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पर ही है। मतलब जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में लगातार दो प्रश्न आपको एक टॉपिक पर दिख जाएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो पॉलिसी है इसने किस प्रकार से भारत में रोजगार के ढांचे को परिवर्तित किया है। आपको मूल्यांकन करना, आपको इवेल्युएट करना, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट आपको यहां पर कवर करने पड़ेंगे। क्लियर है कि भाई देखो, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, इसके पश्चात ही भारत में बहुत बड़ी मात्रा में एमएनसीज आए, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी आई, जिसके माध्यम से दिल्ली, नोएडा, एनसीआर, बेंगलोर इस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में जॉब क्रिएट हुआ है। प्लस इसके साथ साथ इसने श्रमिकों के लिए भी बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स को लेकर के आया। तो ये किस प्रकार से इस पॉलिसी ने इंप्लॉयमेंट के प्रोसेस को, इंप्लॉयमेंट के स्ट्रक्चर को चेंज किया है, आपको उसका मूल्यांकन करना है। चारों प्रश्न अपने में एक लेवल के प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कह रहा कि भारत जो है, भारत जनसंख्या लाभांश की अवस्था से समोपयुक्त तरीके से निपटने से गुजर रहा है। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में देश में बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों की विवेचना करो। अगर हम क्वेश्चन के जो मेन पार्ट है उसको देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है, गवर्नमेंट उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कौन से इनिशिएटिव लेकर के आ रही है, कौन से चीज लेकर के आ रही है। और समस्या ध्यान समझना, कह रहा है कि बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने जो एफर्ट्स किया है, आपको उसकी विवेचना करनी है, आपको उस पर चर्चा करनी है। तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न किस सेंटेंस के रेफरेंस में? तो रेफरेंस ये है कि जो इंडिया है वो अभी पॉपुलेशन डिविडेंड की जो कंडीशन है उसको फेस कर रहा है। ठीक है, जनसंख्या लाभांश की स्थिति को फेस कर रहा है, तो उस परिप्रेक्ष्य में आपको सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की विवेचना करनी है। ठीक है, लग नहीं रहा है कि 125 शब्द वाले प्रश्न, ध्यान देना, अगर आप इन प्रश्नों को देखोगे तो प्रश्न अपने में बहुत अच्छे प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कह रहा है ग्रामीण उत्थान के लिए तकनीक आधारित समाधान को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार के प्रमुख प्रयास क्या है? व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
फॉर प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन फॉर द रूरल अपलिफ्टमेंट। अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई, अगला प्रश्न है साइबर क्राइम के संदर्भ में कि डिजिटल अरेस्ट क्या है। बहुत चर्चा का विषय बना हुआ था, बहुत सारे आपने इसमें एडवर्टीजमेंट भी देखे थे, न्यूज भी सुना था, तो प्रश्न उससे यहां पर लिया गया। कह रहा है, ये कॉमन प्रश्न है, ये आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है। डिजिटल अरेस्ट क्या है? विगत 3 वर्षों में भारत में डिजिटल अरेस्ट की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं? इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी उपायों का उल्लेख करें। अच्छा प्रश्न यहां पर पूछा गया, ठीक है। 8वां प्रश्न डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक को यहां पर लिंक किया गया। कह रहा है कि आपदा प्रबंधन के दौरान सुरक्षा एवं संरक्षण, डिस्क्राइब द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सुरक्षा एवं संरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो भूमिका है उसका वर्णन करना है। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न हमने डिस्कस भी किया है अपने मेंस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, कह रहा कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की जो भूमिका है उसका उल्लेख करिए। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न मुझे लगता है कि आप सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। डीआरडीओ की भूमिका हम जनरली पढ़ते हैं, डीआरडीओ और इसरो की भूमिका, तो ये प्रश्न आप कर सकते हो, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित कीजिए, ठीक है। सिक्योरिटी जो टॉपिक है ना सिलेबस के अंतर्गत आपका, वो भी यहाँ पर शामिल होता है। सिक्योरिटी से आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर आप देखो, ठीक है। डीआरडीओ की भूमिका पूछ देगा, हालांकि साइंस टेक से भी संबंधित है, बट यहाँ पर भी आप देख सकते हो। भारतीय तटरक्षक बल जो इंडियन कोस्टल गार्ड है उससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर पूछा गया। अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है, 20 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्रियाकलापों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द फंक्शन ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द इंडिया। जो एनएसए होते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, उनकी अध्यक्षता में जो एक परिषद की स्थापना, अगर मैं श्योर हूं तो 1998 के राउंड में किया गया था, ठीक है। 1998 में इसकी स्थापना किया गया था। तो उसके क्रियाकलापों की आपको व्याख्या करनी है, उसके क्रियाकलापों की आपको व्याख्या करनी है, रहने दीजिए, उसे क्रियाकलापों की आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जो प्रश्न पूछा गया यहां पर आपसे क्वेश्चन नंबर 19, वो भी सिक्योरिटी का ही टॉपिक है, वो भी आपसे सुरक्षा के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया। क्या? पूरे देश में नार्को टेररिज्म, ठीक है, नार्को आतंकवाद। नार्को आतंकवाद क्या होता है? अगर आप ध्यान से समझोगे तो नार्को आतंकवाद एक ऐसा टर्म है जहां पर हम क्या कहते हैं कि जो मादक पदार्थ होते हैं। अगर आप देखो भारत का लोकेशन क्या है, भारत के एक तरफ आपको गोल्डन ट्रायंगल पड़ जाता है, एक तरफ आपको गोल्डन क्रिसेंट पड़ जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ एक ऐसा क्षेत्र है जहां से अफीम भारत में बहुत तेजी से आता है। तो मादक पदार्थों की तस्करी के माध्यम से जो धन प्राप्त होता है, उस धन का प्रयोग जब टेररिज्म में होता है तो वो नार्को टेररिज्म कराता है, ठीक है। तो पूरे देश में नार्को आतंकवाद एक गंभीर खतरे के रूप में उभरा है। इससे निपटने के लिए आपको उपयुक्त उपाय सुझाना जाना, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट की पहल नहीं पूछा गया, आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया है कि कुछ मेजर्स बताओ, कुछ सुटेबल मेजर्स बताओ जिसको हमको लागू करना चाहिए, ठीक है। तो भारत की वो जो लोकेशन है ना, भारत का जो भौगोलिक अवस्थिति है, वो भी यहाँ पर नार्को टेररिज्म को बहुत सपोर्ट करती है। प्लस हमारे जस्ट एक साइड एक ऐसा देश है जो कि मतलब स्टेट भी पूरा टेरर के रूप में घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप प्रश्न देख रहे हो। तो सिक्योरिटी का आप ध्यान दोगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, दो सिक्योरिटी के संदर्भ में प्रश्न, इंटरनल सिक्योरिटी से आप यहाँ पर ध्यान दो। तो एक प्रश्न आपको और दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 9, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी से आपके 4 प्रश्न यहां पर आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान दो तो एग्रीकल्चर सेक्टर से, ठीक है, पूरे कृषि सेक्टर से आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आपको 2 प्रश्न यहां पर दिखेंगे। इसके बाद आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से जो प्रश्न दिखेगा वो प्रश्न आपको दिखेगा यहां पर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा प्रश्न है। ये क्वेश्चन नंबर 13, क्या ध्यान समझिएगा, भारत में सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास में राज्यों और केंद्र सरकार की भूमिका का आकलन करें। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश भर में सिंचाई की पहुंच को बेहतर बनाने में कैसे मदद की? जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। इरिगेशन पर ही प्रश्न है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न यहां पर पूछा गया है कि इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो राज्य और केंद्र की भूमिका है आपको उसका परीक्षण करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की योजना है, इस योजना कैसे ये योजना बहुत अच्छे से काम कर रही है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर आपने यहाँ पर 3 प्रश्न देख लिए, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप यहाँ पर प्रश्न देखोगे तो आपसे एक प्रश्न पूछा गया है बफर स्टॉक के संदर्भ में। अब बफर स्टॉक क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लो, तो बफर स्टॉक का मतलब बहुत क्लियर है। बफर स्टॉक मतलब जैसे कि सरकार जो आवश्यक खाद्यान्न होता है उनको
अपने पास एक स्टॉक के तौर पर रखती है, ठीक है, अपने पास एक रखती है एक अलग से जगह पर, ताकि किसी इमरजेंसी कंडीशन में, या फिर जब उस वस्तु का मूल्य बहुत तेजी से बढ़ रहा हो उस कंडीशन में, या फिर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस कंडीशन में, इन तीनों के लिए हम उस बफर स्टॉक का प्रयोग कर सके। तो बफर स्टॉक से आप क्या समझते हैं? क्या भारत में फूड सिक्योरिटी के लिए यह आवश्यक है? तो बिल्कुल आवश्यक है, ठीक है। अब जो हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, स्पष्ट रूप से व्याख्या करें, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आपको ये प्रश्न यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न ये भी पूछा एग्रीकल्चर सेक्टर से। अब देखो इन्वायरमेंट से यहाँ पर जो मुझे प्रश्न दिखे, मुझे प्रश्न दिखा क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र कौन से, ठीक है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जो भारत में आपको वो बताने हैं, आपको यहाँ पर मैप बनाना पड़ेगा एक बहुत अच्छा सा, ठीक है। इनके संरक्षण के लिए भारत सरकार की नीतियों का उल्लेख करिए। एक बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त प्रश्न पूछा गया इन्वायरमेंट से, और इन्वायरमेंट से मुझे एक ही प्रश्न दिखा भी। प्लस इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो आपको साइबर क्राइम के संदर्भ में दो प्रश्न यहाँ पर हमने देखे हैं। एक प्रश्न तो आपका यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है? अगर हिंदी में पढ़ोगे तो समझे में नहीं आएगा यार। सामाजिक संजाल स्थल क्या है, ठीक है, सामाजिक संजाल स्थल क्या होते हैं, ठीक है, और इनका अनियंत्रित उपयोग जो आप लोग करते हो, ठीक है, अनकंट्रोल्ड यूज, दिन भर चला रहे हैं टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह दिन भर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनका अनियंत्रित उपयोग साइबर हमलों की संभावनाओं में किस प्रकार वृद्धि करता है, ये प्रश्न पूछा गया है। ये भी आपका इंटरनल सिक्योरिटी या फिर मैं कहूं तो साइबर क्राइम के संदर्भ में एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। साइबर क्राइम के संदर्भ में हमने एक प्रश्न यहाँ पर और देखा था, क्वेश्चन नंबर अगर मैं ध्यान दूं तो क्वेश्चन नंबर 7, जो कि डिजिटल अरेस्ट के संदर्भ में था, ठीक है। तो ये दो प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। अच्छा भाई और देखिए प्रश्न क्या पूछा हुआ है, साइंस टेक का सबसे खतरनाक प्रश्न, प्रश्न पूछे देखो क्या है प्रश्न। इस प्रश्न का आंसर अगर आपके दिमाग में कुछ भी आए ना तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। प्रश्न कह रहा है कि कंपेयर इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन बेस्ड एरोनॉटिक्स, क्या समझना, जो वैमानिकी शास्त्र जो एरोनॉटिक्स है पूरा का पूरा, वो उसको हमको भारतीय ज्ञान परंपरा में और आधुनिक वैमानिकी शास्त्र जो मॉडर्न एरोनॉटिक्स है उससे कंपेयर करना है। दिमाग गुल हो जाएगा यहीं पर। साइंस टेक के इस प्रश्न से आपका दिमाग गुल हो जाएगा, गारंटी है। इस क्षेत्र में अनुसंधान हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीतियों का उल्लेख कीजिए। बाउंसर प्रश्न है, मतलब कंप्लीट बाउंसर प्रश्न है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न को अटेम्प्ट किया होगा, आई नो, ठीक है, बट प्रश्न अपने में एक अच्छे लेवल का प्रश्न दिया गया था, ठीक है। देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की रणनीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, ठीक है। आपको पता है गरीबी और भुखमरी पर जीएस पेपर 2 में भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, कि भारत सरकार के गरीबी और भुखमरी के उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों की समीक्षा करिए, ठीक है, एक प्रश्न था वहां पर। प्रश्न आपको जीएस पेपर 3 में भी दिख रहा है क्या, कि भारत में जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की रणनीति रही है, ठीक है, जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम की स्ट्रेटजी रही है, उस स्ट्रेटजी का आपको क्रिटिकली इवेल्युएट कर रहा है, ठीक है। ये भी एक प्रश्न अच्छा है। अच्छा भाई और देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो इसके अलावा बजट के संदर्भ में आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। क्या कह रहा है कि बजट का आधा उपयोग हो पाता है यदि उन्हें केवल नियोजन के उपकरण के रूप में ही प्रयोग किया जाए। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। बाउंसर प्रश्न, ठीक है, बाउंसर प्रश्न, ठीक है। इन प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा आने वाले क्लासेस के अंतर्गत, हम इस प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप पेपर के पैटर्न को समझने का प्रयास करो कि एग्जाम अगर आप दे रहे हो, आपने 10 मिनट के अंतर्गत पेपर को एक बार पढ़ा तो पेपर में क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं समझ में आ रहा है, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं और कहूंगी भाई लो आधा घंटा में इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, तो कुछ ना कुछ तो आप लिख ही दोगे। लेकिन समस्या है कि आपको 3 घंटे में बैठ करके उस एग्जाम टेम्परामेंट के अंतर्गत उस पूरी कंडीशन के अंतर्गत आपको पेपर लिखना है, और आप 3 दिन से लगातार पेपर लिख करके आ रहे हो, तब अपनी क्राइसिस को समझना। इसलिए हम लोग 10 मिनट के अंतर्गत पेपर को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, सो दैट कि हमको ये बात समझ में आए कि पेपर किस लेवल का पूछा गया है। पेपर के इन सभी प्रश्नों को हम लोग आने वाली क्लासेस के अंतर्गत एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए प्रश्न को समझने का प्रयास करो, ठीक है। ये भी बाउंसर प्रश्न है। क्या समावेशी विकास सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है? विवेचना कीजिए। भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास लाने हेतु किए गए कदम के लिए उठाए गए कदमों को स्पष्ट करें, ठीक है। ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। डज इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर सोशल जस्टिस? डिस्कस व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया फॉर ब्रिंगिंग इंक्लूसिव ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ठीक है। अपने उत्तर को स्पष्ट करें, ये प्रश्न पूछा गया, ठीक है। ये प्रश्न भी स्टेटमेंट बेस्ड है, दिमाग खराब करने वाला प्रश्न, ठीक है। तो देखो भाई मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, जितने लोग इस बार मेंस दे रहे हो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है तो, कि 20 में से आपने कितने प्रश्नों को लिखा है, ताकि देखिए जितने आपके
आपके आने वाले स्टूडेंट हैं, आपके बाद जो लोग मेंस देने वाले हैं, एटलीस्ट उनको समझ में आए कि पेपर का लेवल कैसा था। तो जितने भी लोग मेंस इस बार दिए हो, एक बार इस वीडियो को देख करके अपना क्वेश्चन जितने आपने अटेम्प्ट किए एग्जाम में कमेंट करना। प्लस भाई जितने लोग 2025 या 26 में एग्जाम देने वाले हो, एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये पेपर का लेवल आपको जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 की तुलना में कैसा लगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं जीएस पेपर 4 भी जब आएगा तो। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।